Guys, in this video we are going to learn preprocessor directive in C programming language. So without wasting any time, let's get started. So guys, अपनी previous video में मैंने आप लोगों को C preprocessor के बारे में completely in detail theoretically समझाया था और उसी के साथ मैंने आपके साथ ये लिस्ट भी शो की थी जिसमें मैंने आपको तमाम preprocessor डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपको हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन के बारे में बताया था और मैंने आपसे कहा था कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों के बारे में completely in detail theoretically और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड में चलकर प्रोग्रामिंग करके समझाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये काम करने वाले हैं। एंड गाइस, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी थी जिसके अंदर मैंने आपको प्री प्रोसेसर के बारे में कंप्लीट इन डिटेल समझाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी शो हो रहा है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं सीधा आज की वीडियो टॉपिक की तरफ, जो कि है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में समझाने वाला हूँ, जिसमें से मैं आप लोगों को दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 है हमारे पास C हैश इंक्लूड एंड नंबर 2 है हमारे पास C हैश डिफाइन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं C हैश इंक्लूड को। तो उसकी मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू पेस्ट कोड ऑफ गिवन फाइल इनटू करंट फाइल। इट इज यूज्ड इंक्लूड सिस्टम डिफाइन एंड यूजर डिफाइन हेडर फाइल्स। यानी इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सिंपली मतलब यही है कि हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर की मदद से हम लोग अपनी किसी एग्जिस्टिंग फाइल को यूज कर सकते हैं अपनी न्यू फाइल के अंदर। यानी मेरी बात का कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। अब लेट्स सपोज आपने पहले एक प्रोग्राम बनाया, आपने एक सी फाइल बनाई, उसके अंदर आपने अपने सी प्रोग्राम लिखा या आपने प्रोग्राम लिखा, उसके बाद आपने एक नई फाइल बनाई। अब आप चाहते हो कि आपने ये जो फाइल लिखी है ये प्रोग्राम एज इट इज यहाँ पर पेस्ट हो जाए। अब ये कैसे होगा? एक तो हमारे पास जो सिंपल सा प्रोसेस है, आप इनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो देन उसमें चेंजेस करो। हम लोग ऐसे प्रोसेस का यूज नहीं करना चाहते। हम लोग एक स्मार्ट और एक गुड प्रोग्रामर बनना चाहते हैं। हमारे पास एक निंजा टेक्निक होती है और वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक है हमारे पास हैश इंक्लूड। हम हैश इंक्लूड की मदद से इन तमाम प्रोग्राम की जितनी भी लाइंस है हमारे पास, जितनी भी लाइन ऑफ कोड है, उन तमाम लाइन ऑफ कोड को इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर बाय यूजिंग हैश इंक्लूड। जो हमारी इस फाइल का नाम होगा, हम उस फाइल को लिखेंगे इंक्लूड और फाइल का नेम, और उसके बाद फिर जो तमाम ने यहाँ पर लाइन ऑफ कोड लिखा होगा वो तमाम यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है इफ इंक्लूड फाइल इज नॉट फाउंड कंपाइलर रेंडर एरर। यानी लेट्स सपोज हमने कोई ऐसा नाम लिख दिया जो कि करंटली मौजूद नहीं है। लेट्स सपोज हमारी इस फाइल का नाम है ch.p। अभी ch.p जो हमारी फाइल का नाम है, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया हैश इंक्लूड CPU। अब हमने यहाँ पर फाइल नेम गलत लिख दिया, तब क्या होगा? तब हमें एज इट इज एक रैंडम एरर मिलेगा अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते वक्त। तो चले अब और डिटेल हम लोग समझते हैं हैश इंक्लूड को। तो गाइस, यहाँ पे मैंने थोड़ी और डिस्क्रिप्शन दी हुई है हैश इंक्लूड की के बाय द यूज ऑफ हैश इंक्लूड डायरेक्टिव वी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द प्री प्रोसेसर व्हेन वेयर टू लुक फॉर द हेडर फाइल्स। यानी इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये कि जो हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक हेडर फाइल है? याद है आप लोगों को, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हम लोग एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं स्टार्ट में, वो होती है हमारे पास हैश इंक्लूड stdio.h। अब जो .h हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये .h बताता है कि ये एक हेडर फाइल है। सिंपल एक हेडर फाइल की पहचान ये है कि उसके एंड में .h लिखा हुआ होगा। तो ये बताता है कि बाय द यूज ऑफ हैश इंक्लूड डायरेक्टिव वी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द प्री प्रोसेसर वेयर टू लुक फॉर द हेडर फाइल। यानी हम इस हेडर फाइल की इंफॉर्मेशन देते हैं, हम बताते हैं कि इस जो हेडर फाइल है इसको तुम यहाँ पर इंक्लूड कर दो। अब इस हेडर फाइल के अंदर क्या होगा? जो हमारे पास stdio.h होती है हेडर फाइल, इसके अंदर क्या फंक्शन रन हो सकता है? इसके अंदर फंक्शन रन हो सकता है printf, scanf, और भी हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं stdio.h के अंदर। सो stdio.h के अंदर हम लोग इन तमाम का यूज कर सकते हैं, हम इन तमाम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये कि देयर आर टू वेरिएंट ऑफ यूज हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। हमारे पास दो तरीके होते हैं हैश इंक्लूड के डायरेक्टिव को लिखने को। पहला तरीका क्या होता है? हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड, उसके बाद वी शेप ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं अपनी फाइल नेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वी शेप ब्रैकेट के अंदर stdio.h। एक हमारे पास ये मेथड होता है जो कि हम लोग हर प्रोग्राम में यूज करते हैं, और एक होता है हमारे पास हैश
इंक्लूड जो कि हम लोग लिखते हैं डबल कोट के अंदर अपना फाइल नेम। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने इन दोनों की अलग अलग डिस्क्रिप्शन दी हुई है। नंबर 1 है हमारे पास हैश इंक्लूड वी शेप के अंदर जो हम लोग फाइल नेम लिखते हैं। उसके बाद है हमारे पास नंबर 2 जो कि हम लोग लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास एंड डबल कोटेशन के अंदर। तो चलिए अब इनके बारे में समझते हैं। द हैश इंक्लूड फाइल नेम टेल द कंपाइलर टू लुक फॉर द डायरेक्टरी वेयर सिस्टम हेडर फाइल आर हेल्ड इन UNIX। इट इज यूजर इंक्लूड डायरेक्टरी। यानी इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल्स होती है उसको हम लोग लिखते हैं वी शेप ब्रैकेट के अंदर। जैसा कि हमारे पास है stdio.h, stdlib.h जो दूसरी है जिसको हम लोग यूज करते हैं डायनामिक मेमोरी को यूज करने के लिए। एक है हमारे पास string.h जो कि हम लोग जब स्ट्रिंग यूज करते हैं तब हम लोग उसका लिखते हैं। एक है हमारे पास math.h जब हम लोग हाई लेवल मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तब हम लोग यूज करते हैं उसका। तो वो क्या है? वो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल है। तो जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल होती है उसको हम लोग लिखते हैं वी शेप ब्रैकेट के अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द हैश इंक्लूड फाइल नेम इन inverted commas tell the compiler to look in the current directory from where the program is running। यानी जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल नहीं दी थी कि हमारे एक फाइल बनाई हुई है हमने, ये वाली जो मैंने आपको भी एग्जांपल दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक प्रोग्राम लिखा हुआ है हमारे पास जिसमें ये सारा लाइन ऑफ कोड है और फिर हम चाहते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर दें। तो हम लोग कैसे उसको इंक्लूड करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, उसका फाइल नेम जो है उसके पास होता है, उस फाइल नेम को हम लोग लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और फिर उस फाइल नेम को जो हम लोग लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो उससे वो इंक्लूड हो जाती है हमारी न्यू फाइल के अंदर। इसके अंदर और क्या फर्क होता है मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद प्रोग्रामिंग करके VS कोड में समझाऊंगा, तब आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी थोड़ा बहुत डाउट है तो तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो चले गाइस अब हम लोग समझ लेते हैं हैश डिफाइन को, सी हैश डिफाइन। सो गाइस सी हैश डिफाइन बहुत ही आसान सा है, मैं आपको क्विकली इसको समझा देता हूं जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है। The hash defined preprocessor directive is used to define constant of micro substitution. It can use any basic data types। यानी इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब मैं आपको सिंपली से एक एग्जांपल देके समझाता हूं। अब लेट्स सपोज मैं लिख दूं हैश डिफाइन a is equal to 10। लेट्स सपोज ये मैंने लिख दिया हैश डिफाइन a is equal to 10। अब ये मैंने क्या किया? मैंने एक a वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, a वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दी। अब क्या होगा? अब जहां कहीं भी नीचे अपने प्रोग्राम के अंदर मैं a को लिखूंगा तो a एक्चुअली में क्या होगा? a की जगह मैं लिखूंगा 10। अब अगर लेट्स सपोज मैं नीचे कोई अपने प्रोग्राम बनाऊं उस प्रोग्राम में मैं लिख दूं int a, तो ये int a क्या होगा? ये int a होगा मेरे पास 10 यहाँ पर। अब जहां कहीं भी अपने प्रोग्राम में मैं a लिखता जाऊंगा तो वो a की जगह मेरा प्रोग्राम उसको डिफाइन करेगा 10। तो ये पर्पस होता है हमारे पास हैश डिफाइन का। अब चले जल्दी से इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। बहुत इजी सा इसका सिंटैक्स होता है, मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ। सिंटैक्स तो बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया। हम लोग लिखते हैं हैश डिफाइन, उसके बाद हम लोग लिखते हैं अपनी टोकन वैल्यू जो हमने डिफाइन करना होता है। अब आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। आप यहाँ पर पाई की वैल्यू दे सकते हैं, आप यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास sin 90 is equal to 1, इस तरह की आप वैल्यू भी दे सकते हैं। सो ये होता है हमारे पास। तो चले गाइस ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई हैश इंक्लूड के बारे में, हैश डिफाइन के बारे में, इन तमाम बातों का प्रैक्टिकली VS कोड में चेक के प्रोग्रामिंग करके समझते हैं। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सॉलिड गाइस मैं आ चुका हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और ये मेरी वीडियो नंबर 52 होने वाला है मेरे ट्यूटोरियल का। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है। गाइस इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। अगर आप सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना चाहते हैं या क्लिक करके बुकमार्क कर लें या क्लिक करके सेव कर लें। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। ये मेरी वीडियो नंबर 52 होने वाली है। तो मैं इसी नेम से अपनी न्यू फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखूंगा HPA_52_ प्रीप्रोसेसर .c लिख के एंटर प्रेस करूंगा। मेरी यहाँ पे न्यू फाइल बन जाएगी। अब मैं क्या करूं? अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले देखेंगे हैश इंक्लूड को। तो पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ सबसे पहले हैश इंक्लूड की। मैं यहाँ पे कमेंट लगाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड। अब मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे लेट्स सपोज लिखता हूँ हैश इंक्लूड। उसके बाद मैं किसको इंक्लूड करता हूँ? लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड कर दी stdio.h। तो इस फाइल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था इस फाइल की मदद से हम लोग बहुत सारे फंक्शन रन कर सकते हैं क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है।
ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके अंदर printf का यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लोग कैसे करेंगे, मैं करता हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पे एक मेन मेथड बनाता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं इंट मेन, अपना मेन मेथड लगाता हूं मैं यहाँ पर। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक printf का फंक्शन लगाता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं printf, उसके अंदर मैं लिखता हूं दिस इज माय स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल \n लगाता हूं अपने प्रोग्राम में। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को सेव करके रन करूंगा तो क्या होगा, एज इट इज मुझे लाइन प्रिंट होकर नीचे मिल जाएगी। मैं जल्दी से आपको रन करके भी दिखाता हूं। तो देखिए गाइस, एज एक्सपेक्टेड इसने मुझे लाइन प्रिंट करके दे दी। अब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट टाइप पढ़ ली हैश इंक्लूड की हेडर फाइल की। उसके बाद दूसरी टाइप क्या थी, वो थी हमारी जब हम लोग कोटेशन में लिखते हैं। अब कोटेशन में हम लोग कैसे लिखते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड, जो मेरा प्रीवियस प्रोग्राम था, ये मैंने प्रीवियस अपने प्रोग्राम लिखा था जो कि था फ्री मेमोरी एलोकेशन के बारे में। तो इसका जो मैंने प्रोग्राम लिखा था, मैं चाहता हूँ इस पूरे प्रोग्राम को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूं अपने इस वाले प्रोग्राम के अंदर। ये जो मेरी पूरी प्रोग्रामिंग है, ये पूरी लाइन ऑफ कोड है, इन सब लाइन ऑफ कोड को मैं चाहता हूं मैं इंक्लूड कर दूं यहाँ पर। तो मैं कैसे करूंगा, एक तो मेथड है पूरे को यहाँ से मैं इसको कॉपी करूं एंड यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर दूं। लेकिन एक बहुत ही अच्छा मेथड नहीं रहेगा अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसको इंक्लूड कर लूंगा यहाँ पर बाय यूजिंग हैश इंक्लूड। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा इन्वर्टेड कॉमास और फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर लिख दूंगा अपने इस फाइल का नाम। इस फाइल का नाम क्या है, वो है hpa_49_free.c। तो मैं यहाँ पर उसका नाम लिख दूंगा hpa_49_free.c। ये फाइल मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी। तो क्या हुआ, अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को सेव करूं और अपने प्रोग्राम को रन करूं तो देखना क्या होगा। ये देखें, ये मुझे यहाँ पर एक एरर दे रहा है। ये एरर क्या दे रहा है, ये बोले रीडिफाइन ऑफ मेन। रीडिफाइन ऑफ मेन का मतलब क्या है, ये बोल रहा है भाई आपने जो यहाँ पर फाइल इंक्लूड की है इसके अंदर तो आप एक मेन फंक्शन यूज कर चुके हो और हम लोग मेन फंक्शन को 2 बार यूज नहीं करते जो कि मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मेरी ये पूरा ये प्रोग्राम है ये इंक्लूड हो चुका है यहाँ पर। लेकिन अगर वो इंक्लूड नहीं हुआ होता, लेट्स सपोज अगर वो इंक्लूड नहीं हुआ होता तो क्या होता, हमें दोबारा से हमारी यही लाइन प्रिंट होकर मिल जाती। लेकिन हमें लाइन प्रिंट होकर नहीं मिली, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक मेन फंक्शन है और मैंने यहाँ पर भी एक मेन फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो आप लोग अपने प्रोग्राम में 2 मेन फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये कि ये फाइल यहाँ पर इंक्लूड हो चुकी है। अब अगर लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ी चेंजेस कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इंट मेन को हटा के मेन 2 कर लेता हूं। अब अगर अपने प्रोग्राम को और इसको सेव कर लेता हूं, अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को सेव करूं तो क्या होगा, तो देखना तब ये प्रोग्राम इजीली रन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके मेन फंक्शन को चेंज कर दिया, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, मैंने इसका नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया इंट मेन 2 और इसके मैंने यहाँ पे सिंपली इंट मेन ही रख। सेव करता हूं अपने प्रोग्राम को, जल्दी से रन करता हूं और देखिएगा क्या होगा। तो देखिएगा आज इसने मुझे बगैर किसी एरर के मेरी लाइन दोबारा मुझे प्रिंट करके दे दी। इसका मतलब आई एम गुड, मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, मेरे प्रोग्राम में ये वाली फाइल जो है इंक्लूड हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब जो हमारे पास दूसरा प्री प्रोसेसर था वो था हमारे पास हैश डिफाइन। अब मैं आपको उसका यूज दिखाता हूं। तो मैं यहाँ पे इन सबको कॉमेंट आउट कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूं और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं हैश डिफाइन। उसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेन फंक्शन लगाता हूं। उसके बाद क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था हैश डिफाइन, उससे भी पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगा देता हूँ हैश डिफाइन की, हैश डिफाइन। सो यहाँ पर थोड़ा गैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हैश इंक्लूड के बारे में, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ हैश डिफाइन के बारे में। सो अब हम लोग, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा हैश डिफाइन। हैश डिफाइन का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मैंने लिखा हैश डिफाइन। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूं a इज इक्वल टू 10। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर a को 10 यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि a यहाँ पर 10 है। अब मैं क्या करूं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर दूं i इज इक्वल टू a। तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे printf लगाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं द वैल्यू ऑफ a इज यहाँ पे मैं लिखूं %d\n, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे लिख दूं द वैल्यू ऑफ i होगा, यहाँ पर a नहीं होगा, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूं i। तब क्या होगा, तो ये होगा जो i में वैल्यू मेरे पास स्टोर है a, इस a की वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट होगी मिलेगी मुझे, यहाँ पर i की वैल्यू a प्रिंट होकर नहीं मिलेगी, मुझे प्रिंट होकर मिलेगी a की वैल्यू 10। क्योंकि अपने इस प्रोग्राम में मैं जहां कहीं भी a का यूज करूंगा तो वो a होगा मेरे पास 10। मैंने डिफाइन कर दिया, मेरे पास a जो है वो 10 है। अब
अब अगर अपने प्रोग्राम को सेव करके रन करूं तो देखना क्या होगा, मुझे यहाँ पे प्रिंट होकर मिलेगा वैल्यू ऑफ आई इज ए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मुझे बताओ आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूं ए, तो क्या होगा, ये जो मैंने प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पे लगाया द वैल्यू ऑफ आई इज परसेंटेज बैकस्लैश एन ए, तो ये क्या करेगा, क्या ये मुझे यहाँ पर ए प्रिंट करके देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ आई इज आई, तो आई की वैल्यू तो यहाँ पर ए है, तो क्या ये मुझे ए रिटर्न करके देगा, नहीं, ये मुझे आई की वैल्यू ए जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है 10 न्यू, मुझे यहाँ पर 10 प्रिंट करके देगा। लेकिन इससे पहले मेरे यहाँ पे एक सिंटैक्स में एरर है, यहाँ पे मुझे इज इक्वल टू नहीं लिखना था, इज इक्वल टू नहीं लिखना, बस यहाँ पे मुझे लिखना है डिफाइन ए इज इक्वल टू 10, और फिर मैं यहाँ पे इसको ग्रामर अच्छी करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज आई। तो जल्दी से अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो देखिए गाइस ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है द वैल्यू ऑफ ए इज 10, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था मेरी ए की वैल्यू जो 10 है। सो इससे मुझे मैंने प्रिंट करवाना चाहा तो इससे मुझे प्रिंट करके दे दिया द वैल्यू ऑफ ए इज 10। सो गाइस ये यूज होता है हमारे पास हैश डिफाइन का, इसका और भी बहुत सारे यूज होते हैं, मैं आपको लेटर ऑन जब हमें इसका फर्दर यूज होगा तब मैं आपको इसके बारे में बताता रहूंगा। फिलहाल ये हमारे पास एक यूज होता है हैश डिफाइन का, और ये हमारे पास यूज होता है हैश इंक्लूड का। एंड आई होप गाइस आज की इस वीडियो से आप लोग को हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन कंप्लीटली इन डिटेल समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसे ही सी लैंग्वेज रिलेटेड वीडियो से और प्रोग्रामिंग और एंड टेक्स्ट रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मैक्रोस के बारे में बताने वाला हूं कि क्या होते हैं हमारे पास मैक्रोस, हम लोग उसका क्यों यूज करते हैं और उसको इस्तेमाल करने से हमारे पास क्या क्या फायदे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपने मिस नहीं करनी, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड गाइस प्लेलिस्ट को एक्सेस लाजमी कर लीजिएगा, इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या क्लिक करके बुकमार्क कर लें एंड या क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। सो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।